आज राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का आखिरी दिन था। उनको विदाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के आंसू छलके तो विदाई भाषण के दौरान गुलाम नबी आजाद भी भावुक हो गए। अपने संबोधन में मोदी ने आजाद के फोन का जिक्र किया और खुद को संभाल नहीं पाए और बेहद भावुक हो गए। देखिए पीएम मोदी का ये दिल छू लेने वाला भाषण। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। फिर आपको एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, कि हमारे कश्मीर के हालात ठीक हो जाए। मैं इससे पहले कि कुछ अशार बोलूं, ये उन कश्मीरी मेरे भाई पंडितों के नाम जिनके जो घर से बेघर हो गए, उन कश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे हुए और जो वहां से बिछड़ गए, उनके लिए शेर अर्ज करता हूं। गुजर गया, और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूं, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन था, आशियाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन थे, था, आशियाना था। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्तान। हौसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्तान, न पूछ थे 4 दिन के मगर नाम आशियाना तो था। तो हम उस आशियानियों को, आप दोनों यहां बैठे हैं, उसको फिर आशियाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है, उसके लिए हम सबको प्रयास करना।
लंबी खींचतान के बाद आखिरकार नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। कुल 17 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। नए मंत्रियों के जरिए बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों ने जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की। कैबिनेट विस्तार में फोकस युवा चेहरों पर रखा गया और यही वजह है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिली है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को मंत्री पद से नवाजा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम भारत के आईन के तय सच्ची अकीदत और यकीन रखूंगा। तो वहीं आलोक रंजन झा, नीरज कुमार बबलू और युवा विधायक नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया है। मैं नितिन नवीन इस वक्त की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आलोक रंजन झा ने चुनाव में सहरसा से लवली आनंद को हराया था और हैरत की बात नहीं कि उन्हें इसका इनाम मिला है। सुपौल से बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई नीरज कुमार ने जोर शोर से लड़ी है। सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा से ये मौका मिला है। मैं अपने माननीय नेताओं का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय प्रभारी जी का, सभी अपने पार्टी के बड़े नेताओं का सम्मान करते, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है और खास करके भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका दी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर बिहार, उस पर काम करने के लिए युवाओं को लगाया गया है और निश्चित रूप से हम लोग आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए मजबूती से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करने का प्रयास करेंगे। पटना में बांकीपुर की प्रतिष्ठित सीट से लगातार चुनाव जीत रहे नितिन नवीन को कैबिनेट में जगह दी गई है, तो शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को भी मंत्री पद दिया गया है। इस तरह देखा जाए तो बीजेपी ने उन दमदार चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया है जिन पर भविष्य में पार्टी का दारोमदार होगा। पुराने नेताओं में बीजेपी ने मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार को फिर से मौका दिया है। माना जाता है कि संघ में इनकी गहरी पैठ है। इसी तरह जेडीयू ने भी मंत्रिमंडल के लिए कुछ ऐसे चेहरों को चुना जो हैरान कर गए। बांका से पहली बार चुनाव जीतकर आए जयंत राज को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला। 6 महीने पहले जेडीयू ज्वाइन करने वाले पूर्व आईपीएस सुनील कुमार को भी मंत्री बना दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निर्दलीय चुनाव जीतकर नीतीश कुमार को समर्थन देने वाले सुमित सिंह को जेडीयू ने मंत्री पद दिया और बीएसपी छोड़कर जेडीयू में आने वाले जमा खान को भी पुरस्कार मिला। इस तरह नीतीश कुमार ने ये मैसेज भी दे दिया कि जो साथ आएगा उसे जेडीयू निराश नहीं करेगी। श्रवण कुमार, संजय झा, मदन सहनी और लेसी सिंह पहले भी नीतीश कैबिनेट में शामिल रहे हैं और सीएम के करीबी माने जाते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताया है। बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें, यही हम सबसे ही आग्रह करेंगे। और सब लोगों के विभाग का भी निर्णय किया जा चुका, हमने कर लिया है और वो अभी को कुछ ही देर के बाद उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा जिनको जो भी विभाग है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियों को भविष्य की राजनीति का संकेत भी दे दिया है। हैरत की बात नहीं कि कैबिनेट विस्तार में समुदाय और जाति समीकरण के हिसाब से इसका पूरा ध्यान रखा गया है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में भविष्य की राजनीति का दारोमदार जातीय समीकरण के आधार पर रखने की कोशिश साफ तौर पर नजर आती है। 17 मंत्रियों में राजपूत जाति के 4 मंत्री हैं तो अति पिछड़ा वर्ग के 3 मंत्री हैं। ब्राह्मण, दलित और कुशवाहा जाति से 2-2 मंत्री बनाए गए। कुर्मी और कायस जाति से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों ने अल्पसंख्यक समुदाय से भी 1-1 शख्स को मंत्री पद दिया है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जिस नेता को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। दिल्ली से बिहार भेजे गए शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया। शाहनवाज हुसैन के लिए ये लम्हा अपने सियासी सफर में 360 डिग्री पूरा करने जैसा है। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम भारत के आईन के तय सच्ची अकीदत और यकीन रखूंगा। संतुलित, संयमित और बेदाग माने जाने वाले शाहनवाज हुसैन साल 1999 में वाजपेयी सरकार में सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बने थे और 2001 में बतौर कैबिनेट मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। करीब 2 दशक बाद समय का चक्र घूमा तो शाहनवाज हुसैन फिर मंत्री बने हैं, लेकिन इस बार केंद्र में नहीं बल्कि अपने गृह राज्य बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो जिम्मेदारी दी है, जो बिहार भेजा है, उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खड़ा उतरूं। जो अनुभव मेरे पास है उसका लाभ बिहार की 14 करोड़ जनता को मिले, इसके लिए काम करूंगा।
नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार बने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसमें कंट्रीब्यूट करूंगा। बिहार में सुशील मोदी और नंद किशोर यादव को हटाने के बाद बीजेपी आलाकमान ये महसूस कर रहा था कि अब उनके पास नीतीश कुमार की टक्कर का कोई नेता नहीं है, जबकि राज्य में बीजेपी अब जेडीयू के मुकाबले बड़ी पार्टी की हैसियत में है। ऐसे में उसके पास एक ही चेहरा था जिसे दिल्ली से अगर पटना शिफ्ट किया जाता तो बात बन सकती थी, और पार्टी ने वही किया। केंद्र से ही सारी चीजें राज्य तक आती हैं और राज्य से केंद्र तक जाती हैं, दोनों जुड़े होते हैं। सब भारत की ही बस एक पार्ट है, मगर भारत तो एक ही है और भारत भूमि पे काम करने का मौका मिल रहा है अपनी भूमि पे, तो अच्छा लग रहा है और इस विकास होना चाहिए। सबसे बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। शाहनवाज हुसैन को बिहार में उद्योग मंत्रालय का जिम्मा मिला है, यानी अगर ये महकमा ठीक हो जाए तो बिहार में रोजगार का संकट खत्म हो सकता है। चुनौती बड़ी है, लेकिन यहीं से मिली कामयाबी शाहनवाज को बिहार की कमान संभालने तक का रास्ता दे सकती है। एक अहम बात यह भी है कि शाहनवाज को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर बीजेपी ने राज्य के मुस्लिम तबके को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। सुपौल में जन्मे शाहनवाज हुसैन की पकड़ किशनगंज और भागलपुर जैसे संसदीय इलाकों पर रही है, जिसकी वो संसद में नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। जाहिर है इन इलाकों में जनाधार बीजेपी के लिए अहम साबित होगा। शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग, नीरज सिंह बबलू को पर्यावरण, सम्राट चौधरी को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है, आलोक रंजन झा को कला और संस्कृति विभाग दिया गया है, प्रमोद कुमार को कन्या उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। नारायण प्रसाद को पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, तो श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। जमा खान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के वाराणसी जौनपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। जलालपुर थाना क्षेत्र के लहंगपुर गांव में ट्रक और पिकअप के भिड़ंत की वजह से हादसा हुआ। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा मामले में अब मुख्य आरोपी में से एक दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में नई सरकार गठन के लगभग 2 महीने बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। इसमें बीजेपी कोटे से 9 और जेडीयू कोटे से 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर पीएम मोदी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक गए। इस मौके पर पीएम ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की और उन्हें अपना गहरा दोस्त बताया। उत्तराखंड के चमोली आपदा में जान गंवाने वालों को राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। सांसदों ने मारे गए लोगों के लिए मौन रखा। शेयर बाजार में कई दिनों से बढ़त का सिलसिला मंगलवार को थम गया और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 19 अंक नीचे गिरकर 51,329 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 15,109 पर बंद हुआ। दिल्ली में लाल किला हिंसा केस में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया है। दीप सिद्धू पर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप है और 26 जनवरी से ही फरार चल रहा था, जिसे सोमवार रात हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद दीप सिद्धू के सोशल मीडिया अकाउंट से एक के बाद एक वीडियो संदेश जारी किए जाते रहे। इस पर अब खुलासा यह हुआ है कि पंजाबी एक्टर जो भी वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहा था, उसके पीछे सिद्धू की एक बेहद करीबी महिला का हाथ था, जो विदेश में उसके अकाउंट का संचालन कर रही थी और वही सारे ये अपलोड्स विदेश में बैठे बैठे कर रही थी। दीप सिद्धू 26 जनवरी की हिंसा के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था और वो पुलिस के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल रहा था। 14 दिन के बाद दीप आखिरकार कैसे पुलिस के शिकंजे में फंसा है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने कल रात दीप सिद्धू को अरेस्ट किया है पंजाब से, और लगातार दीप सिद्धू की खोज में थी दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम। इस टीम को लीड कर रही थी डीसीपी संजीव यादव, जो कि लगातार अपने टीम के साथ हेड कर रहे थे, पूरे रिपब्लिक डे वायलेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और अगर डीसीपी संजीव यादव के बारे में बात करें तो उनको 10 गैलेंट्री अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन था, कोवर्टेड ऑपरेशन था, जहां पे लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ये कोशिश करी थी
कि जल्द से जल्द दीप सिद्धू को अरेस्ट किया जाए। जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि दीप सिद्धू के लोकेशन के बारे में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मालूम था। वो ठीक समय के लिए वेट कर रहे थे जब दीप सिद्धू को अरेस्ट करें। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि क्या दीप सिद्धू एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने जा रहे थे और क्या अपने एक ही ठिकाने में वो छुपे हुए थे। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि वो 12 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अहम जानकारी देगी पूरे मामले को लेके। क्योंकि देखिए 26 जनवरी को जो कांड हुआ था, लगातार दीप सिद्धू का नाम आ रहा था क्योंकि सिंघू बॉर्डर में लास्ट उनको देखा गया था। उनको यहाँ के कुछ किसानों ने उनको सिंघू बॉर्डर से भगा दिया क्योंकि उन्होंने जो नेशनल फ्लैग का अपमान किया था 26 जनवरी को, और दिल्ली पुलिस से छुपने के लिए उन्होंने एक वॉलंटियर का जैकेट भी चुरा लिया था जो कि जिससे कि वो क्राउड में मिल जाए। और लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल उनकी खोज कर रही थी, उनके क्लोज एसोसिएट्स की खोज कर रही थी और 1 लाख का इनाम भी रखा था। और दीप सिद्धू ने ये कहा था कि वो बड़े किसान नेताओं का नाम भी खुलासा कर सकते हैं और लगातार दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और थोड़ी देर में उनको दिल्ली कोर्ट पे पेश किया जाएगा और रिमांड के लिए उनको कहा जाएगा कि पुलिस रिमांड मिली जाए जिससे और भी ज्यादा जानकारी मिल जाए। और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी करने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। किले और दिल्ली के अन्य भागों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित हुआ था, उसमें यह दीप सिद्धू नामक का शख्स प्रमुख भूमिका निभाया था। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर सियासी गलियारे में भी हलचल मची हुई है। अब सियासी जगत में वार पलटवार हो रहा है। की कोशिश की, लेकिन पूरे देश से आवाज उठी। जो असली गुनहगार है, लाल किले के तिरंगा के अपमान करने वाले, उसको गिरफ्तार करो। जिसके रिश्ते कहां पहुंच गए थे, लेकिन ठीक है, अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। किसान आंदोलन बदनाम करने की वो एक बहुत बड़ी साजिश थी, वो नाकाम। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 26 जनवरी के कोई भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो 26 जनवरी को उन्होंने तांडव दिल्ली में किया और लाल किले के ऊपर जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया, वो किसी भी तरह से नहीं बख्शा जा सकता। और उसी कदम में दीप सिद्धू, जो कि उसका मास्टरमाइंड गिना जाता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और भी जितने भी दोषी हैं, किसी को बख्शा नहीं जाता। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ किसान जत्थेबंदियां और पंजाब सरकार अब उन्हीं उपद्रवियों को कानूनी सहायता और उनके लिए चिल्ला रही है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। ये कौन सी राष्ट्रीयता की बात करते हैं? ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक बार हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि 26 जनवरी को जिन लोगों ने भी उत्पात लाल किले पर मचाया है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, उन्हें किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और एक एक व्यक्ति को पहचान कर उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात मैं पूरे देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पंजाबी फिल्मों के एक्टर दीप सिद्धू को दिल्ली में हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू की लंबे वक्त के बाद गिरफ्तारी हुई है। अगर दीप सिद्धू की बात करूं तो मैं 1984 में पंजाब के मुक्तसर में दीप सिद्धू का जन्म हुआ था। दीप सिद्धू ने कानून की पढ़ाई की और कुछ दिन वो बार काउंसिल का मेंबर भी रहा। किंगफिशर मेडल हंट अवार्ड जीत चुका है दीप सिद्धू। और 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। 2018 में आई फिल्म जोरा दास नुम्बरिया से दीप सिद्धू पंजाबी फिल्म जगत में मशहूर हुआ। और 2019 में सनी देओल के लोकसभा चुनाव कैंपेन का भी दीप सिद्धू हिस्सा रहा था। सनी देओल ने कहा कि दीप या उसके परिवार का उनसे कोई भी संबंध नहीं। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब जम्मू में जो है वो प्रदर्शन हो रहा है कि आखिरकार दीप सिद्धू ही क्यों, उसके पीछे कौन लोग हैं जिसने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी लाल किला में
गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे की जो है बेइज्जती की, वो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि दीप सिद्धू के बाद उसके जो पीछे उसके सहयोगी थे और उसके साथी हैं इस पूरे षड्यंत्र में, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दीप सिद्धू के पोस्टर और हाथों में बैनर हैं, दीप सिद्धू के साथियों को गिरफ्तार करो, ये जो है मांग की जा रही है। मेरे साथ अशोक गुप्ता है जो डोगरा फ्रंट के नेता हैं। अशोक जी, क्या डिमांड है और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अभी भी आप चाहते हैं कि कार्रवाई और तेज होनी चाहिए? दीप सिद्धू ने दिल के अंदर जो बातें छिपा करके रखी हैं सार्वजनिक होनी चाहिए। कौन कौन सियासतदान है